दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर नाभिकीय भौतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत नाभिकीय भौतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो पहला है मेसान की खोज हिडेकी युकावा, सही है। पॉजिट्रॉन की खोज सी.डी. एंडरसन और यू.एफ. हेस, ये भी सही है। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत H.A. बेथे, सही है। और परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी, ये आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन डी दोस्तों आपका सही सुमेलित नहीं है। आप देख लीजिए, 1938 में अमेरिकी वैज्ञानिक H.A. बेथे ने बताया कि सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहां होने वाला नाभिकीय संलयन है। और मेसान मूल कणों की खोज वर्ष 1935 में वैज्ञानिक हिडेकी युकावा ने की थी। पॉजिट्रॉन नामक धनावेशित मूल कण की खोज वर्ष 1932 में सी.डी. एंडरसन और यू.एफ. हेस ने की थी। और परा यूरेनियम तत्वों के संश्लेषण में एनरिको फर्मी का नहीं बल्कि जी.टी. सीबोर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला है कि विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, सही है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, गलत है, क्योंकि किसी परमाणु के नाभिक का टूटना विखंडन कहलाता है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। और टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी, सही है। तो आपको बताना था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है, क्योंकि किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन नहीं बल्कि विखंडन कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं। देखिए, कथन है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी भी नहीं उपलब्ध होगी। कारण है कि उसे विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा जो है ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो सही उत्तर है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कणों में कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने को जोखिम में डाल सकता है। ऑप्शन है माइक्रोवेव फोटॉन, न्यूट्रिनो, तरल क्रिस्टल और प्रकाश उत्सर्जित करने वाले डायोड। तो उत्तर है माइक्रोवेव फोटॉन। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भौतिकविदों ने गुंटूर तथा अल्फांस स्टाहलहोफन के आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने का दावा किया है। उन्होंने माइक्रोवेव फोटॉनों को प्रकाश के वेग से अधिक वेग से संचारित करने का दावा किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु या फिर आयन। तो सही उत्तर है साइक्लोट्रॉन। प्रोटॉन को जो है प्रोटॉन, अल्फा कण और ड्यूट्रॉन आदि में उच्च वेग उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं। इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से की जा सकती है, कैसे। सूक्ष्मदर्शी से, सीसा पट्टिका से, प्रस्फुरण गणक से या फिर स्पेक्ट्रमी प्रकाशमापी से। तो उत्तर है प्रस्फुरण गणक से। दोस्तों, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उपस्थिति का पता जो है प्रस्फुरण गणक से लगाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है कैसे, आपको बताना है। नाभिकीय विखंडन के द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण क्रियाओं के द्वारा या अवकरण क्रियाओं के द्वारा। तो सही उत्तर है नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑप्शन बी।
दोस्तों सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहाँ पर होने वाला नाभिकीय संलयन है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन और हीलियम का बना है और इसके भीतर के भाग का ताप करीब 10⁻7 केल्विन होता है। इतने अधिक ताप पर हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता रहता है और अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इसके अतिरिक्त तारों में गुरुत्वीय संकुचन भी उनकी ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं कैसे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से या नाभिकीय विखंडन से। तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि सूर्य अथवा तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए सही है, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो उत्तर है नाभिकीय संयोजन या नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? आपको बताना है। तो ऑप्शन है, देखिए, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय या ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है और ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो उत्तर है सितारों में अक्षय ऊर्जा स्रोत का कारण हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन है। देखिए दोस्तों, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में जो परमाणु के नाभिक होते हैं वो आपस में संलयित होते हैं यानी जुड़ते हैं और यह अत्यधिक गर्म परिस्थितियों में ही होता है। अन्य तारों की तरह सूर्य भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में दोस्तों हाइड्रोजन का नाभिक संलयन होकर हीलियम का निर्माण करता है और इसमें अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो उत्तर है नाभिकीय संलयन। दोस्तों, नाभिकीय संलयन जो है वो सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से सही हैं। देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभव है क्योंकि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रियाओं में तुरंत हिस्सा लेते हैं, सही नहीं है। द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं, सही है। और चौथा है, विखंडन प्रक्रियाओं में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडन की शुरुआत करता है, ये सही नहीं है। तो ये नाभिकीय रिएक्टर के बारे में बात की गई थी, तो आप जान लीजिए इसके संबंध में ऑप्शन बी सही है, 1 और 3 आपके सही हैं। क्यों? क्योंकि नाभिकीय रिएक्टर एक विशेष प्रकार की परमाणविक या आणविक भट्ठी होती है जिसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। इसमें श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है और जब इन विस्फोटक पदार्थों पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। न्यूट्रॉनों की गति धीमी करने के लिए H2O, हल्का जल, भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभव होती है। कथन 1 और 3 सत्य हैं, 2 और 4 सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु रिएक्टर क्या होता है? तो सही उत्तर है परमाणु रिएक्टर आणविक भट्ठी होती है जहां पर यूरेनियम 235 का जो है ईंधन के रूप में प्रयोग करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन कि न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया, तारों में ऊर्जा का उत्पन्न करना, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पन्न करता है और एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पन्न होना। तो नाभिकीय विखंडन से कौन सा संबंधित नहीं है? तारों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभिकीय विखंडन से नहीं बल्कि नाभिकीय संलयन से होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, नाभिकीय विखंडन क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक न्यूट्रॉनों की बमबारी से 2 अपेक्षाकृत हल्के रेडियो एक्टिव नाभिकों में टूटता है जिनका सम्मिलित द्रव्यमान मूल द्रव्यमान से कम होता है और द्रव्यमान की ये क्षति ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। इसके विपरीत नाभिकीय संलयन में 2 अथवा अधिक हल्के नाभिक एक अकेले नाभिक में संलयन हो जाते हैं
और जिसका द्रव्यमान संलयित होने वाले नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है और द्रव्यमान की ये क्षति जो है ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। सूर्य और अन्य तारों तथा हाइड्रोजन बम द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला प्रश्न है नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संलयन की बात हो रही है तो इसमें आप देख सकते हैं वो भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये सही नहीं है। साधारणतया उनकी टोकमाक डिजाइन होती है, सही है। और वो बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। तो 2 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन जो है इसमें 2 हल्के नाभिक जो होते हैं आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। कथन एक सही नहीं है। और नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं को ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं क्योंकि ये अभिक्रियाएं बहुत ऊंचे ताप पर होती हैं। साधारणतया नाभिकीय संलयन रिएक्टरों की टोकमाक डिजाइन होती है। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में मुख्य अंतर क्या है। तो उत्तर है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर और नाभिकीय बम यानी परमाणु बम दोनों ही समान सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में होने वाला जो नाभिकीय विखंडन है वो मंदक के द्वारा नियंत्रित होता है जबकि नाभिकीय बम में यह अभिक्रिया अनियंत्रित होती है। और आप जान लीजिए नाभिकीय विखंडन एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं। पहला है रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, बिल्कुल सही है। दूसरा है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, ये सही नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। तो केवल एक आपका सही है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। दूसरा है मोनाजाइट में थोरियम होता है। तीसरा है भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप में होता है। और चौथा है भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। सही उत्तर इसमें से हो जाएगा 1, 2 और 4। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। व्याख्या आप इसकी देख लीजिए। भारत में मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं और थोरियम का स्रोत है। मोनाजाइट थोरियम और दुर्लभ मृदा खनिजों का मिश्रित फास्फेट है और ये रेडियो एक्टिव हैं। ये भारत के तटीय और आंतरिक प्लेसर बालुकाओं के साथ पाया जाता है, लेकिन मोनाजाइट भारत की समस्त बालुकाओं में नहीं पाया जाता है। ये ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और झारखंड में पाया जाता है। तो इसलिए कथन 3 आपका गलत है। दोस्तों भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं, जबकि निजी निकायों को ऐसा करने पर प्रतिबंध है। भारत में सार्वजनिक लोक उद्यम इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड यानी IREL एकमात्र ऐसा निकाय है जो मोनाजाइट के प्रसंस्करण से दुर्लभ मृदा यौगिकों का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है। तो ऑप्शन है यूरेनियम, थोरियम, इरिडियम या प्लूटोनियम। तो सही उत्तर है भारत में प्रचुर मात्रा में थोरियम की उपलब्धता है। दोस्तों थोरियम एक ऐसा महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में है। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट बालू का है और थोरियम केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। भारत में थोरियम के अनुमानतः भंडार 4.5 लाख टन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं वो कौन सा है। तो सही उत्तर है थोरियम। अगला है कि कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है। देखिए प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार हैं, बिल्कुल सही है। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए
तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। और तीसरा है थोरियम जो है दोस्तों यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है। तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा तत्व? कैडमियम। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। सभी रेडियो एक्टिव पदार्थों का परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और कैडमियम रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, इसलिए ये परमाणु ईंधन श्रेणी में नहीं आता है। कैडमियम की क्षण परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, अणु शक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए, यानी कौन सा ऐसा खनिज है जो अणु शक्ति से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर दोस्तों आप जान लीजिए क्रोमियम है, क्योंकि मोनेजाइट, थोरियम और बेरिलियम ये अणु शक्ति से संबंधित खनिज हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम और हीलियम। तो सही उत्तर है आपका हीलियम दोस्तों ईंधन नहीं है। हीलियम एक अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम और प्लूटोनियम। तो सही उत्तर है कैल्शियम का। दोस्तों आप जान लीजिए कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव तत्व हैं जिसका नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम हड्डियों, अंडे के छिलके, शंख, मोलस्क समुदाय के प्रमुख अवयव है। ये दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किसका परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, लेड। तो सही उत्तर है लेड का। दोस्तों आप जान लीजिए कि नाभिकीय ईंधन या परमाणु ईंधन उस सामग्री को कहते हैं जिसे विखंडन या नाभिकीय संलयन की प्रक्रियाओं द्वारा नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले नाभिकीय ईंधन हैं और थोरियम का भी परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसान सा प्रश्न है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? तो उत्तर है परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जिरकोनियम, यूरेनियम, मालिब्डेनम या वेनेडियम। तो सही उत्तर है यूरेनियम का। नाभिकीय या परमाणु बम नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन या इन दोनों प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाओं के सम्मिलन से बनाए जा सकते हैं और परमाणु बम में विस्फोटित होने वाला पदार्थ यूरेनियम या प्लूटोनियम होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो सही उत्तर है हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत ड्यूटोरियम का नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। इनमें ड्यूटेरियम और टाइट्रियम के संलयन से अपार ऊर्जा मुक्त होती है और यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? आपको बताना है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हाइड्रोजन बम आप जानते हैं दोस्तों ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर? तो ये नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। तो आप जान लीजिए अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो याद रखिएगा एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। दोस्तों 1908 में हंगरी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम के जनक यानी फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहा जाता है। नवंबर 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण प्रशांत महासागर स्थित मार्शल द्वीप में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, समृद्ध यूरेनियम होता है क्या? तो उत्तर है समृद्ध यूरेनियम या इनरिच्ड यूरेनियम जो है ये प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियो एक्टिव रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। याद रखिएगा इनरिच्ड यूरेनियम एक प्रकार का यूरेनियम है
जिसमें समस्थानिकों को विलग करने की प्रक्रिया के द्वारा यूरेनियम 235 का प्रतिशत संघटन कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो सही उत्तर है सीसा यानी लेड। दोस्तों, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद लेड यानी शीशा होता है। अगला प्रश्न है, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो अर्ध आयु का मतलब उस रेडियोएक्टिव पदार्थ की आधी मात्रा का क्षरण होने में जितना समय लगता है। तो आधी मात्रा या अर्ध आयु 4 महीने है, शेष मात्रा 1/4 हो जाएगी। तो अगर जो हम देखेंगे तो 3/4 भाग क्षय होने में जो है 8 महीने लगेंगे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए, किसी विघटन नाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघटन नाभिक पदार्थ का कौन सा अंश बचेगा? तो अर्ध आयु 5 वर्ष है, 20 वर्ष 20/5 और 4 गुणे जो है 5, तो ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि शेष मात्रा जो है वो 16 वर्ष 1/16 अंश बचेगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या है? तो उत्तर है दोस्तों, रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 है, तो 10 दिन में पदार्थ अपनी मूल मात्रा का आधा हो जाएगा। शेष आधा भाग विघटित होकर 10 दिन में चौथाई बचेगा। तो इसलिए सही उत्तर है पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। थोड़ा सा ये प्रश्न घुमा कर पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? आपको बताना है। एस्टेटाइन, फ्रेंसियम, ट्रीटियम, जर्कोनियम। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी जर्कोनियम। दोस्तों, जर्कोनियम जिसका परमाणु क्रमांक 40 है, एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। प्रायः ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 80 से अधिक होता है रेडियो एक्टिवता प्रदर्शित करते हैं। और प्रश्नगत विकल्पों में एस्टेटाइन परमाणु क्रमांक 85 और फ्रेंसियम परमाणु क्रमांक 87 ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जबकि ट्रिटियम या टाइट्रियम हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में प्रयोग होता है? ऑप्शन है यूरेनियम 233, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 239। तो सभी विकल्पों में से सही उत्तर आपका हो जाएगा यूरेनियम 235। दोस्तों, आप जान लीजिए कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन में यूरेनियम समस्थानिक यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? आपको बताना है। यूरेनियम, लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम। तो सही उत्तर है यहाँ पर परमाणु ईंधन के बारे में कह रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए रिएक्टर में यूरेनियम के आइसोटोप का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। भारत में थोरियम के उपयोग का भी प्रयास चल रहा है। अभी यूरेनियम परिष्कृत और यूरेनियम 238 का उपयोग होता है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। दोस्तों, याद रखिएगा, ऐसे पदार्थ जो रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन करते हैं उनको रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा जाता है। इनसे अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण का उत्सर्जन होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण खंड सामान्य विज्ञान के अंतर्गत नाभिकीय भौतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।